प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम 7वीं कक्षा में पाठ है आश्रम का अनुमानित व्यय, उसके बारे में पढ़ेंगे। यह मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस कक्षा में हम उसकी समरी है जो या सार है जो वो हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। पाठ के नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि आश्रम का अनुमानित व्यय। अनुमानित मतलब एस्टीमेट लगाना, आइडिया लगाना कि कितना खर्च हो जाएगा। देखो, जब हम किसी अपने घर में कोई भी प्रोग्राम शुरू करते हैं, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो घर बनाने की बात हो या किचन का सामान हो, तो हम उसमें एस्टीमेट लगा कर चलते हैं कि इसमें 10,000 खर्च हो जाएगा, 15,000 खर्च हो जाएगा या कितना खर्च होगा। इसे ही कहते हैं अनुमानित। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है। तो ये पाठ है जो ये मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखित है। मोहनदास करमचंद गांधी आप सभी को पता है गांधी जी का ही पूरा नाम है। और ये जो जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे तब उन्होंने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। एक संस्था थी, एक आश्रम था, वो बनाने की कोशिश की थी उन्होंने और बनाया भी था। और उसको बनाने से पहले उन्होंने थोड़ा सा एस्टीमेट लगाया था कि इसमें क्या क्या खर्च हो सकता है और इसमें हमें कितने कमरे चाहिए, कौन कौन से टाइप के कमरे चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने इसमें अनुमान लगाया था। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि गांधी जी ने आश्रम शुरू करने से पहले किस प्रकार का अनुमान लगाया था, वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो पाठ देखिए। आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। संस्था मतलब आश्रम। तो गांधी जी बता रहे हैं कि 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या की 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो गांधी जी आइडिया लगा रहे हैं कि किस प्रकार के हमें घर बनाने हैं। अब देखो, फैमिली वाले जो परिवार होते हैं उनके लिए घर बनाने की अलग जिम्मेदारी होगी और जो सिंगल लोग हैं उनके लिए अलग तरीके से बनाए जाएंगे। तो यहीं पर वो इसी के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने हो तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी, मतलब सभी लोग आराम से रह सकेंगे। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। घर में रहने के अलावा पुस्तकालय भी होने चाहिए, क्योंकि गांधी जी खुद भी इतना पढ़ते थे और वो लोगों को भी प्रोत्साहित करते थे कि किताबें पढ़ो, किताबों में इतना अधिक ज्ञान छिपा हुआ है कि आपका जो जीवन है वो संवर जाएगा। तो इसलिए उन्होंने घरों के साथ साथ पुस्तकालय भी खोलने का वो सोच विचार किया कि यहाँ पर पुस्तकालय भी होना चाहिए। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए भी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इसमें कुदालियाँ, फावड़ों, खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी। इस तरीके से ये सारे हैं ना जो औजारों की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया कि जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी आए थे तो अहमदाबाद में एक उसने आश्रम की स्थापना की थी। तो उनके आरंभ में जो सदस्य थे उनके बारे में और जो सामान था उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर उनका हिसाब लगाया है। तो इसमें से कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। अनुमानित व्यय, अनुमान से लगाया गया खर्च, अतिथि, मेहमान, सपरिवार, परिवार सहित। और पुस्तकालय, पुस्तकें रखने का घर, विभिन्न, अलग अलग, मदों में वस्तुओं पर, मद मतलब होता है वस्तुएं। ठीक है। हथौड़ियाँ चाहिएंगी, 2 एरन, 3 बम। बम ये होते हैं लोहे के बने हुए होते हैं, ये चलाने वाले बम नहीं होते हैं, लोहे के बने होते हैं। ये भी काम करने में यूज़ होते हैं। 10 छोटी बड़ी छेनियाँ होंगी, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेंधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीले छोटी बड़ी और एक मोंगरा लकड़ी का हथौड़ा बोलते हैं जिसको हम, और मोची के औजार, ये सब आश्रम में होने जरूरी हैं। क्योंकि आश्रम में जो लोग रहेंगे ना वो आश्रम में काम भी करेंगे और काम करने के लिए औजारों की जरूरत पड़ेगी। और अगर औजार अपने पास होंगे तो जो लोग काम करेंगे वो मेहनत है जो बाहर देने की बजाय अपने खुद से काम करके वो मेहनत को मजदूरी देनी पड़ेगी जो उनको बाहर वो बचा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने इन सब कामों के लिए
औजारों को भी पहले ही रख लिया। मेरे अनुमान से इन पर कुल 5 रुपया खर्च होगा। ये देखो जितने सारे भी औजार गिनवाए हैं उन सब पर 5 रुपया खर्च होगा, ये बात उन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1915 की बात है, जब वो भारत में आए थे तब की बातें हो रही हैं। ये तब की बातें हैं कि 5 रुपए में इतना सब कुछ आ जाता था। उसके बाद स्टेशन रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएंगे, मतलब 150 रुपये में सारा रसोई का सामान आ जाएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिएगी, ताकि मेहमान है या सामान है वो सब आराम से आ सके, तो यहाँ पर बैलगाड़ी का होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। महीने का एक व्यक्ति का 10 रुपये खर्चा खाने पीने के लिए उन्होंने आइडिया लगाया है। ठीक है, महीने का 10 रुपया। अब आप देखिए, आप 10 रुपये में कुछ खरीद भी नहीं सकते हैं। एक छोटा बच्चा भी 10 रुपये लेने से मना कर देता है, और पहले एक व्यक्ति पूरे महीने 10 रुपये में खा सकता था। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। अब आप आज के टाइम में देखिए, 6,000 एक बच्चा, एक व्यक्ति 10-15 दिन में भी नहीं उस काम चला सकता, और यहाँ पर 50 लोगों के लिए यहाँ पर आइडिया लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। आगे देखिए बच्चे, मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, ताकि जब 1 वर्ष तक हम यहाँ पर करके देख लेंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा कि क्या खर्चे से काम चल सकता है या नहीं चल सकता है। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। अहमदाबाद के जो लोग हैं उनको उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं से या दूसरी तरह से जुटा लूँगा। मतलब कहने का कि अगर ये अहमदाबाद के लोग हैं कुछ ज़मीन यहाँ पर दे दें, ज़मीन ना खरीदनी पड़े, उसके लिए घरों के लिए और आश्रम के लिए, तो खाने पीने का खर्चा मैं अपने आप इकट्ठा कर लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम भी कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। देखिए, हर एक स्थान है ना, वहाँ पर अपने अलग अलग हिसाब से चीज़ों के रेट होते हैं। देखो, जहाँ पर खेती की जाती है वहाँ अन्न है थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है, लेकिन जहाँ पर अन्न ही नहीं, खेती नहीं की जाती है, वहाँ पर आपको अनाज है वो महंगा मिलेगा। तो स्थान के अनुसार वस्तुओं की कीमत है जो वो घटती बढ़ती रहती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। मद यहाँ पर मैंने आपको बताया था वस्तुएं, किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, ये सब है जो फिर हमें लेने होंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है, जो अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। मतलब वो इतना अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ किसी भी कार्य को शुरू करते थे, तो जिससे कार्य है जो वो अच्छी तरीके से हो जाए। ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, इसमें उस आश्रम के लिए सारी की सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है। इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, पतीले हैं, सब्जियां बनाने के लिए पतीलियां हैं, आदमियों के लिए बाल्टियां हैं, पराते हैं, वो सारा किचन का सामान है, खेती का सामान है, सबकी एक लिस्ट तैयार की गई है। ये गांधी जी के द्वारा तैयार की गई है, ताकि इसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कितना पैसा खर्च होगा। तो ये 11 मई 1915, ये जब की बातें हो रही हैं, तब उन्होंने ये आइडिया लगाया था, अनुमान लगाया था। तब पैसा है जो मिलता नहीं था, इसलिए चीज़ें भी बहुत सस्ती होती थी। चौके का सामान मतलब चूल्हे चौके का, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, ताकि रेलवे स्टेशन से लोगों को लाया जा सके, सामान वहाँ पर लाया जा सके, ले जाया जा सके। और 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपया। अब 1 साल का 6,000 रुपया, ताकि एडवांस में रहे, ताकि खाने के लिए सामान है जो वो लाया जा सके।
मेरा ख़्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखो लोहार लोहे का काम है ना, जो वो अगर आश्रम में लोहे का काम होगा तो उसके लिए लोहार की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं। राजमिस्त्री होता है जो घर बनाता है, ये ईंटों का काम करता है, चिनाई का काम करता है, इसे राजमिस्त्री कहते हैं। तो अगर मकान है बनाना है, आश्रम में कुछ भी काम करना है, तो लोहार और राजमिस्त्री इन दोनों की आवश्यकता ज़रूर होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। शिक्षण का सामान मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, किसी को किसी काम को सिखाना। अब हथकरघे क्या होंगे? हाथ से कपड़ा बुनते थे इनके ऊपर। तो गांधी जी कहते थे कि हाथ से काम करो, हाथ से काम सीखो और करो, ताकि आप जीवन में कभी भी आपको भूखे मरने की नौबत ना आए। क्योंकि स्किल है ना जो आपकी सीखी हुई, वो कभी भी आपको भूखा नहीं मरने देगी, वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में कामयाब जरूर बना देगी। तो गांधी जी चाहते थे कि आश्रम में हथकरघे हों, कपड़ा बुनने के जो करघे हैं वो होने चाहिए, ताकि लोग उनसे कपड़ा भी बुन सकें और प्रशिक्षण भी ले सकें, ताकि वो फ्यूचर में अगले जीवन में अपना कार्य आराम से कर सके। तो ये सारा सामान है जो गांधी जी ने एक लिस्ट बना करके बताया था। तो यहाँ पर हमें सारा सामान के बारे में पता चल गया, और गांधी जी की सोच के बारे में क्या पता चला कि गांधी जी किस तरीके से प्लानिंग करके आश्रम को चलाना चाहते थे। क्योंकि अगर हम पहले ही किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं तो बच्चे वो कार्य हमारा आसानी से हो जाता है। ठीक है, वैसे ही सेम आप अपनी लाइफ में पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इस सब्जेक्ट को देना है। आपका जो साल का समय है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, और आपका हर सब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से आप पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर क्या होता है, जब पेपर आते हैं तो फटाफट फिर क्या करते हैं, हम सारा ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा दिमाग है वो हड़बड़ा जाता है। पहले प्लानिंग कुछ नहीं होती है तो दिमाग का हड़बड़ाना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिमाग पर इतना प्रेशर हो जाता है कि कब क्या करें क्या करें। तो आपको भी गांधी जी की तरह प्लानिंग करके चलना है, अच्छे से योजना बना के चलना है, ताकि आपका जो साल है वो बहुत ही आपके लिए अच्छा साबित हो, और आप अपने जिस भी फील्ड को आप चाहते हो उस फील्ड को आप अचीव कर सको। तो बच्चे, आपको गांधी जी के जीवन से ये शिक्षा लेनी है। ये इनके सिद्धांत थे, किसी भी कार्य को करने से पहले एक योजना बनाओ और उस योजना के आधार पर उस कार्य को करो, क्योंकि योजना पर कार्य है जो हमेशा सफल होता है। तो बच्चे, वीडियो आपको समझ में आई है? तो नहीं आई है तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली कक्षा में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।